स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स पढ़ी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, रोल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। अब हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को इस वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आज जो है ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर इंशाल्लाह। सो द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट जो है एक हर मैसेज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर बातचीत करने का एक सबक जिसे कहते हैं वो होता है कि आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तो आप किसी से बातचीत करोगे, आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। हर एक मैसेज का कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा चलो हम ये पढ़ते हैं। every message whether oral or written begin with context. Context is a broad field that includes country, culture, organization and external and internal stimuli. हर मैसेज जो है, कोई भी मैसेज जो है ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। स्टार्ट होता है एक कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट होगा तो आप बात स्टार्ट करोगे, भले ही आप वो ओरल हो या रिटन हो। कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट का जो है ना एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसमें कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई आता है। एवरी कंट्री, एवरी कल्चर, एवरी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन has its own conventions for processing and communicating information. हर एक कल्चर का, हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंट्री का एक अपना कन्वेंशन प्रोसेस होता है जिससे वो बातचीत करते हैं। अपना एक कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो मौजूद है, उसका अपना एक कन्वेंशन processing है। The aspect of context is the playing field on which you must plan, design, communicate your message successfully. हर एक कॉन्टेक्स्ट जो है अपनी एक पहचान रखता है, अपना एक रोल प्ले करता है। पहले हम रोल प्ले करता है, हम उसको प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं या कम्युनिकेट, अपनी बातचीत को सक्सेसफुली कम्युनिकेट करने के लिए हम प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं एक कॉन्टेक्स्ट को। Another aspect of context is the external stimuli that promote you to send a message. External stimuli का एक context, एक aspect होता है कि वो मैसेज को प्रोमोट करता है, भेजने का एक प्रोमोट करता है। The source of this prompt may be a letter, memos, note, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, टेलेक्स, टेलीफोन कॉल एक्सेट्रा। ये जो है जो हम मैसेज भेजेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो एक प्रोमोट कर रहा है मैसेज सेंड करने को। मैसेज सेंड करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लेटर रिटर्न करके दे सकते हो, मेमो हो सकता है, नोट हो सकता है, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, आप टेलीफोन कॉल कर सकते हो या मीटिंग कर सकते हो या एक कैजुअल कन्वर्सेशन कर सकते हो। योर रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉम्प्ट मे बी ओरल और रिटन। आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। Another aspect of context is external stimuli that prompt you to send a message. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि external stimuli का एक prompt होता है कि वो मैसेज सेंड करे। The source of prompt may be letter, ये हमने पढ़ा।
ये ऊपर शायद दोबारा आ गया है। तो हम इसका मतलब यही है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एक प्रॉम्प्ट होता है कि वो मैसेज सेंड करे विया ईमेल, विया लेटर, मेमो, नोट, टेलीफोन कॉल, मीटिंग या फिर कैजुअली बातचीत कर लें। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। अब हम इंटरनल स्टिमुलाई पढ़ेंगे। Internal stimuli have a complex influence on how to translate ideas into a message. इंटरनल स्टिमुलाई का कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस ये होता है कि आप किस तरह से आइडिया को ट्रांसलेट करते हो, आप किस तरह से मैसेज को ट्रांसलेट करते हो। व्हेन यू इनकोड, जब आप इनकोड करते हो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इनकोड क्या होता है। किसी फॉर्मेशन, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या जो है हमने सोचा है उसको हम वर्ड्स में या जेस्चर्स में इनकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही कि हम इंटरनल स्टिमुलाई में हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं आइडियाज़ को या मैसेज को, फिर हम इनकोड करते हैं। योर ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट्स द चॉइस यू मेक इन लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज, अपने एटीट्यूड, ओपिनियन, इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस के एक चॉइस पर ही जो है आप उसको इनकोड करते हो, उस मैसेज को इनकोड करते हो। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एजुकेशन, जॉब स्टेटस एंड कॉन्फिडेंस इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल इन्फ्लुएंस द वे ऑफ कम्युनिकेट योर आइडिया। मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है कि आप किसी मैसेज को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, किसी को सेंड करने को एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहलाते हैं। आप भले ईमेल के थ्रू करो, मेमो के थ्रू करो, लेटर के थ्रू करो, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। और इंटरनल स्टिमुलाई ये है कि आप जो है आइडिया को ट्रांसलेट कर रहे हो अपनी वर्डिंग में, अपनी एजुकेशन जो भी आपने लिया अपनी एजुकेशन के थ्रू, आपके डिसलाइक लाइक के थ्रू, आपके एटीट्यूड के थ्रू, आपकी अपनी लैंग्वेज के थ्रू इनकोड कर रहे हो मैसेज को। इंटरनल स्टिमुलाई ये होता है, आप अपनी कैसे ट्रांसलेट करते हो आइडिया को या मैसेज को और फिर इनकोड करते हो, तो ये आपका इंटरनल स्टिमुलाई कहलाता है। सेंडर इनकोडर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इनकोडर क्या होता है। इनकोडर ये होता है कि आप किसी भी आइडिया को अपने दिमाग में, अपने माइंड में फॉर्म करते हो, डेवलप करते हो और उसको किसी भी वर्ड में, सिंबल में या जेस्चर में इनकोड करते हो, तो ये इनकोडर कहलाता है। चलो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। When you send a message, you are the encoder. जब आप सेंड कर रहे होते हो किसी को मैसेज, तो आप इनकोडर कहलाते हो। द राइटर और स्पीकर, आप राइटर हो या स्पीकर हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो, आप इनकोडर हो। डिपेंडिंग ऑन वेदर योर मैसेज इज़ रिटन और ओरल, ये वही बात कि आप मैसेज रिटन कर रहे हो या ओरल कर रहे हो, आप इनकोडर कहलाओगे। You try to choose symbol, usually words and sometimes also graphic or pictures. आप पिक्चर्स के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हो, या आप जैसे प्रेजेंटेशन में आप वर्ड्स भी लिखे होते हैं, आपको बोलना भी पड़ता है, वर्बल भी हो रहा होता है, नॉन वर्बल भी हो रहा होता है। अपने बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखा रही होती है, तो वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। आप प्रेजेंटेशन में आप ग्राफ भी दिखा रहे होते हो, आप पिक्चर्स भी दिखा रहे होते हो, तो आप उस वक्त इनकोडर होते हो। आप अपना मैसेज किसी को सेंड कर रहे हो, आप विजुअली कर रहे हो या टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हो, आपकी मर्जी। द मैसेज इज़ द कोर आइडिया यू विश टू कम्युनिकेट। मैसेज एक कोर आइडिया होता है जो आप चाहते हो कि कम्युनिकेट करो। इट कंसिस्ट
of both verbal written or spoken symbol and non-verbal unspoken symbol. वर्बल मतलब होता है कि आप लिख कर दे रहे हो या बोल कर दे रहे हो, रिटन या ओरल सिंबल्स में। सिंबल्स ये नहीं है कि आप कॉमा डैश डाल रहे हो, आप इनटू वर्ड्स और व्हाट एवर यू वांट रिटन कर रहे हो या फिर ओरल कर रहे हो। और नॉन वर्बल ये होता है कि आप जेस्चर से कर रहे हो या फिर आप जेस्चर से कर रहे हो, तो वो एक मैसेज भेजना जो है, जो आप चाहते हो वो बोल के भेजना या रिटर्न भेजना, वो आप पे डिपेंड करता है। मीडियम लाइक मैसेज कंटेंट, द चॉइस ऑफ मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. Some research suggests that the urgency of a message is a primary factor in whether to use the written or spoken medium. You may also consider factors such as importance, number of receivers, cost, and amount of information. If the message goes an international audience, you must also consider which medium is preferred in the receiver's culture. मीडियम ये होता है कि आप किस तरह से आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रही हूँ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक यूट्यूब के थ्रू मैं आपको ये मैं अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ एक मोबाइल के थ्रू। मोबाइल से मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, तो ये एक मोबाइल जो है वो ट्रांसमिशन होगा, वो मीडियम होगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर आप वर्बल ही मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं या बोल रहे हैं किसी को वर्बली, तो वो आपका माउथ जो है वो मीडियम होगा, वो ट्रांसमिशन होगा। तो जो भी मैसेज आप जिस तरीके से भेज रहे हो, तो वो तरीका आपका मीडियम होगा या ट्रांसमिशन होगा। मीडियम को ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब ओरल और रिटन में हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि क्या क्या है। ओरल में इमीडिएट फीडबैक आ जाता है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपको फ़ौरन से फीडबैक मिल जाता है। लेकिन रिटन में थोड़ा डिलेड फीडबैक मिलता है कि आप रिटन में एप्लीकेशन लिख कर दो, उसके बाद फिर आपको फीडबैक मिलेगा। शॉर्टर सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्टर वर्ड्स होते हैं। अब अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी सिस्टर से कहा पानी, तो वो समझ गई कि पानी लाना है। तो जस्ट शॉर्ट सेंटेंस में ही काम चल जाता है, छोटे बोल में ही जो है काम चल जाता है। लेकिन रिटन में आपको लॉन्गर सेंटेंसेस लिखना पड़ते हैं, लॉन्गर वर्ड्स लिखना पड़ते हैं, अपनी पूरी बात जो है बतानी पड़ती है कि भाई ये मुझे पानी लाकर दे दो, तो ये मुझे रिटन में लिख कर देना पड़ेगा। तो फिर ही जो है फीडबैक आ सकता है जो आप चाहते हैं। कन्वर्सेशनल होता है, ये आप कन्वर्सेशनल मतलब ओरल ही जो है बात करके कर सकते हैं। लेकिन रिटन में जो होता है मोर फॉर्मल होता है कि कन्वर्सेशनल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन रिटन में जो है ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ कर रहे होते हैं रिटन को। फोर्थ है फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ज़्यादातर फोकस होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कि ज़्यादा पर्सनल रिलेशन में हम ओरली बात कर रहे होते हैं, लेकिन रिटन में फोकस ऑन कंटेंट, हम फोकस कर रहे होते हैं कंटेंट को रिटन में, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई हमारे पास कोई ऑर्डर आया तो वो लिख कर आया होगा और किस कंटेंट में वो लेटर हैगा, वो हमें उस पर ज़्यादा फोकस होगा। अच्छा, ओरल में है फिफ्थ प्रॉम्प्ट एक्शन। इसमें जो है एक्शन जो है ना फ़ौरन से ही जो है ना हमें पता चल जाता है कि वो उसका क्या तासुर है, सामने वाले बंदे का क्या तासुर है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है। लेकिन रिटन में जो है हमें डिलेड पता चलता है कि भाई गड़बड़ हो गई है,
ये रिटर्न में जो है ना हमें बहुत बाद में पता चलता है। ओरल में 6 है लेस डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। थोड़ी डिटेल जो है ना टेक्निकल इंफॉर्मेशन में ही थोड़ी सी डिटेल जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थोड़ी डिटेल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, लेकिन रिटर्न में हमें मोर डिटेल मालूम होनी चाहिए कि हमें सारी चीज़ें मालूम हो तो हम ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पर जैसे स्कूल वगैरह पर हमें मोर डिटेल होगा तो हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी। ओरल में पर्सनल होता है प्रोनाउंस, और रिटर्न में जो है फ्यूअर पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसमें ज़्यादातर फॉर्मल ही यूज़ होता है प्रोनाउंस। अच्छा, ये हैं कुछ हमारे रिटर्न और ओरल के डिफ्रेंशिएशन। द रिटर्न चैनल इज प्रिफर्ड, नीचे हम पढ़ते हैं द रिटर्न चैनल इज ऑफन प्रिफर्ड व्हेन द मैसेज इज लॉन्ग, टेक्निकल और फॉर्मल इन नेचर। टेक्निकल टर्म्स होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो रिटर्न में ज़्यादातर प्रेफर की जाती हैं लॉन्ग, टेक्निकल और फॉर्मल इन नेचर। फॉर्मल इन नेचर मतलब फॉर्मली। व्हेन द मैसेज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मैसेज जो है मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मतलब रिटर्न में होना चाहिए, मस्ट बी रिटर्न चैनल में। The oral channel is effective when the message is urgent or personal or when immediate feedback is important. ओरल चैनल में इफ़ेक्टिव जब होता है जब आपका मैसेज कोई अर्जेंट हो या आपको फ़ौरन से फीडबैक चाहिए या आपको जो है आपका पर्सनल मैटर हो, तो वो इफ़ेक्ट जल्दी करता है ओरल में। These guidelines can change when your receiver is from another country. ये गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं अगर आपका रिसीवर किसी और कंट्री में हो तो। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया कॉम्प्लेक्स मैसेजेस आर ऑफन डेल्ट इन विथ ओरली, with written documents provided only later if necessary. अच्छा, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स में जो है मैसेजेस जो है ना ज़्यादातर ओरल ही होते हैं। रिटर्न जो है ना बाद में अगर ज़रूरी होते हैं तो वो रिटर्न चाहिए होंगे। इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन में बता रहे हैं फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन रिटर्न मीडिया में बी मेमोस, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, posters, notes, employee manual, electronic bullets, even internal flags. इंटरनल कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है अगर हम रिटर्न में चाह रहे हैं तो मेमोस होती हैं। मेमोस मतलब कि कोई भी नोटिस जो है आप तक पहुंचाना हो तो मेमोस होंगी रिटर्न में, रिपोर्ट्स होंगी, बुलेटिन्स होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, नोट्स होंगी, एक्सेट्रा। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जो है ओरल कम्युनिकेशन में टेक द फॉर्म ऑफ स्टाफ मीटिंग रिपोर्ट्स, फेस टू फेस डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो टेप्स, टेलीफोन चार्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो टेप्स। लेकिन ओरल में आपकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, मीटिंग्स आ जाएंगी, फेस टू फेस डिस्कशंस होंगी, एक्सेट्रा। अनदर ओरल चैनल यूजुअली अनप्लान्ड बाय द सेंडर is the grapevine. Another oral channel भी जो है unplanned होता है और unplanned भी होता है सेंडर की तरफ से। ग्रेपवाइन इनफॉर्मल को कहते हैं, ग्रेपवाइन इनफॉर्मल को कहते हैं। ओरल चैनल जो है जैसे कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कैंटीन में बैठ के बात कर रहे हैं ओरली, तो वो अनप्लान्ड होंगी, वो हम प्लान करके तो नहीं जाएंगे, तो वो इनफॉर्मल होगी। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इनफॉर्मल बात हो रही होगी
कि आज पता है तुम्हें क्या हुआ, ये इस तरह से हम अपने दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, तो वो ओरल चैनल होगा, लेकिन अनप्लैन्ड होंगे सेंडर की तरफ से, through which news are and rumors travel quickly, often quite accurately. कभी कभार जो है एक्यूरेट होते हैं रूमर्स या न्यूज़ जो है, जो हम ओरल चैनल में अनप्लान्ड तरीके से जो है हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ओरली कैंटीन में बैठ के कि भाई आज ये हो गया, आज ना इसने उसको मार दिया, तो वो एक रूमर भी हो सकता है और कभी कभार ये सच भी हो सकता है। ये इनसाइड का था कि हम कैंटीन में बैठ के बात कर रहे हों या हम रिटर्न में मेमो जारी हो या रिपोर्ट हम अपने मैनेजर को दे रहे हों, तो ये सब फेस टू फेस मीटिंग्स हो रही हों, डिस्कशंस हो रही हों, प्रेजेंटेशन हो रही हों, ये सब जो है हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा? एक्सटर्नल written communication media may be letter, report, proposals, telegrams, cablegrams, mailgrams, fax, etc. एक्सटर्नल रिटर्न में कम्युनिकेशन जो है लेटर के थ्रू हो रही होगी कि हमें जो है हम किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है लेटर सेंड कर रहे हों, रिपोर्ट्स दे रहे हों या कोई मेल कर रहे हों, ब्रोशर्स दे रहे हों, कैटलॉग दे रहे हों या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों कोई या एड्स दे रहे हों, तो ये एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकती है। यू में ऑल्सो कम्युनिकेट ओरली भी हम कर सकते हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग्स हो रही होती हैं दो कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम बैठ के मीटिंग्स कर सकते हैं। हम जो है टेलीफोन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो यू में asked to group in live presentations or through teleconference, video conference और televisions। हम जो है ग्रुप में जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सटर्नल ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है, बट आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ द कंपोनेंट का ई है रिसीवर, जो रिसीव कर रहा होता है मैसेज, जो रिसीव करके डिकोड कर रहा होता है मैसेज, जैसे कि एक मैसेज आया है हमारे पास, हमने रिसीव किया और हमने उसको टाइप किया कि हाँ किसी ने हमें मैसेज भेजा है कि मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा है कि चलो आज बाहर चलते हैं, ये उसकी तरफ से मुझे मैसेज आया, मैंने रिसीव किया मैसेज को। अब मैंने सोचा कि नहीं आज नहीं जाना, आज दिल नहीं कर रहा, तो मैंने लिख दिया अम्मी नहीं मान रही, तो ये है अम्मी नहीं मान रही, ये मैंने एक मैसेज डिकोड किया अपने वर्ड्स में, मैंने एक डिकोड किया, तो ये रिसीव हुआ और डिकोड हुआ और मैंने फीडबैक दिया, उसकी बात को रिप्लाई किया, उसकी बात को फीडबैक दिया, रिप्लाई दिया, तो ये एक फीडबैक कहलाएगा। फीडबैक कभी भी कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती विदाउट फीडबैकिंग से, फीडबैक लाजमी। तो आप ये चार्ट देखें कि बीच में फीडबैक है, सेंडर ने मैसेज इनकोड किया किसी मीडियम के थ्रू डिकोड किया, उसने मैसेज रिसीव करके डिकोड किया, दूसरे पर्सन ने, जो रिसीवर था उसको रिसीवर भी कहते हैं, उसके बाद उसने फीडबैक दिया,
उसने फिर फीडबैक दिया, ठीक है। आइडिया हो सकता है, प्रिसेप्शंस हो सकते हैं जो सेंडर सेंड करेगा, और जो रिसीवर सेंड करेगा वो प्रिसेप्शंस भी हो सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि हाँ चलो चलते हैं, या उसका दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अब आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इसको हम इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और इसको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार आता है पेपर में। तो 7 C's मतलब होता है 7 C होते हैं जिसके बिना पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है, सक्सेसफुल होती है। सो द पहला है कंप्लीटनेस। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट होनी चाहिए। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। इसके ये फीचर्स होते हैं। कंप्लीट कम्युनिकेशन Complete communication develops and enhance reputation of an organization. ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है इन्हेंस करती है रेपुटेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की कोई रेपुटेशन नहीं होगी। वो कहेंगे कि भाई इसने तो आधी अधूरी बात बताई थी, हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। ऐसे ही हमारी किसी भी फ्रेंड्स में बात हो रही हो, उसने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, कंप्लीट कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। सेकंड फीचर देखें, अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स इंफॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। जो भी अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स इंफॉर्मेशन। कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन देती है जो भी रिक्वायर्ड होती है, जो भी चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है, कंप्लीट कम्युनिकेट किया जाता है। थर्ड है, इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। बेस्ट कंप्लीटनेस ये होती है कि रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन ही ना आए कि हमने सारी कंप्लीट कम्युनिकेट कर दिया, उसके रिसीवर के दिमाग में कोई क्वेश्चन ही पैदा ना हो, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगी। फोर्थ है, कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकर। अगर हमारे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई तो हम डिसीजन नहीं कर पाएंगे सही से। अब हमारे पास सेकंड है कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस मीन्स होता है टू द पॉइंट। सही से चल नहीं रहा। टू द पॉइंट। कॉन्साइसनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट। कॉन्साइसनेस मीन्स कम्युनिकेटिंग व्हेन यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट possible words. It is necessity for effective communication. Concise communication has following feature. Conciseness का जो है बहुत टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, बहुत ही छोटे वर्ड्स में आंसर होना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव होती है कम्युनिकेशन। इसके कुछ फीचर्स हैं। इट इज़ टाइम सेविंग, ये टाइम सेव करता है। कॉस्ट सेविंग होती है। It underlines and highlights the main message as it avoids using excessive and needless words. जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कुछ बातें छोड़ देते हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती, हाईलाइट कर देते हैं, उसको मेन मैसेज को हाईलाइट कर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये जो है कॉन्साइसनेस का फीचर है। concise message is not repetitive in nature. ये रिपीट नहीं होते। concise message कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कंसिडरेशन।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन। अगर हमारे सामने 2 साल के बच्चे बैठे हों और उन्हें हम 10 क्लास की बातें बता रहे हों, तो वो एक कंसिडरेशन नहीं है। हमें ऑडियंस का पता ही नहीं है कि भाई कौन सा बच्चा कौन सी बात, कौन सा लेवल का बच्चा कौन सी बात सुनेगा हमारी, तो वो एक लेस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो हमें ऑडियंस को ध्यान में रखकर उसके द ऑडियंस व्यू पॉइंट्स, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर ही जो है ना ऑडियंस से हमें बात करनी है। इसके कुछ फीचर्स हैं। emphasize on you approach, emphasize with the audience and exhibit interest in the audience। ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई सामने जो भी बैठा होगा उससे उसी के ही लेवल की बातें करना चाहिए, उसी को ही कंसीडर करके बात करना चाहिए, तभी आपका बात जो है इफ़ेक्टिव पर होगी। क्लैरिटी, हर बात क्लियर होनी चाहिए। हर बात में क्लैरिटी, आपके मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा अब वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्लैरिटी implies emphasizing on one specific message rather than trying to communicate too much at once। ज़्यादा बात नहीं करनी, क्लियर करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। इट मेक्स फीचर्स देख लेते हैं। पहला है इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर, अंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। इट इन्हेंस द मीनिंग ऑफ मैसेज, इसकी मीनिंग जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है। क्लियर मैसेज मेक यूज़ ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। मैसेज जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कॉन्क्रीट मतलब आगे हम कॉन्क्रीट भी पढ़ने वाले हैं। तो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, अपने वर्ड्स में होना चाहिए। अब हम कॉन्क्रीटनेस पढ़ेंगे। कॉन्क्रीटनेस कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड concrete communication implies being particular and specific rather than being ambitious or vague. Concrete message has following features: supported with specific facts and figure, leaves no room for misinterpretation। concrete message जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, इसमें ना एम्बिशियस होने चाहिए और ना ये वैग होने चाहिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर को सपोर्ट करता हो, इसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो रही हो कि हम कोई बात कर रहा हो और हम अपने तौर पर उसकी बात को बनाकर और उसको पेश कर दें, तो ये एक कॉन्क्रीटनेस हो जाएगी कि कॉन्क्रीटनेस नहीं होनी चाहिए, मिस इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। courtesy in message being respectful towards the receiver but the communicating the sender's expression। courtesy होनी चाहिए मैसेज में, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इसके फीचर्स देख लें। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाती है, फोकस हो जाता है ऑडियंस को, और पोलाइट और अनबायस्ड हो जाता है। तो कर्टिसी होनी चाहिए आपके मैसेज में, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो कि रिसीवर को दे रहे हों। करेक्टनेस 7 इज़ करेक्टनेस। आपका मैसेज जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए मैसेज, ना इधर की उधर ना उधर की इधर। कॉन्क्रीट नहीं होने चाहिए, मतलब कॉन्क्रीट मतलब भी मैंने आपको बताया था कि मिस इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए कि आप किसी की बात को किसी और वे में जाकर बोल दें। करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इनएक्यूरेसी जो है मैसेज को लेस इफ़ेक्टिव बनाती है।
फीचर्स देखते हैं। एग्जैक्ट होनी चाहिए मैसेज, वेल टाइम्ड होनी चाहिए कि आपका एक जैसे कि आपकी डेडलाइन निकल गई और आप उसके बाद आप अपने जैसे कि आपके मैनेजर को एक रिपोर्ट चाहिए, आपने रिपोर्ट दे दी, बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ पे लाख नहीं करोड़ था, तो वो तो आपके सर पे आपको रिपोर्ट मार देगा। तो वेल टाइम्ड होनी चाहिए कि आप वक्त पर जो है ना आप उसकी करेक्ट कम्युनिकेशन अपना मैसेज पहुंचाओ। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये थी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट थी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब ये मस्ट बी द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। कंसाइसनेस, टू द पॉइंट होनी चाहिए। कंसिडरेशन के ऑडियंस को याद करके कि ये सामने ऑडियंस क्या कौन सी बैठी है, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, माइंडसेट क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, तो उसको कंसीडर करके अपनी बात रखनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। कॉन्क्रीट फिर से बता देती हूँ कि मिस इंटरप्रेट नहीं होनी चाहिए। अपना मैसेज एक स्पेसिफिक और क्लियर वे में रखना चाहिए। जो जिसने जैसी बात कही है उसको वैसी पहुंचा देनी चाहिए। कर्टिसी होनी चाहिए। कर्टिसी मतलब कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए मैसेज के आपका रिसीवर जो है उसको किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट ना लगे। पॉजिटिव होगा इस तरह से। पोलाइटनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस एग्जैक्ट होनी चाहिए। पहले तो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये है 7 C's। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह के क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? It refers to a problem in which the meaning of communication is lost in handling of the message which occurs at the stages of encoding and decoding. Distortion ये होता है कि अगर सामने वाला आपको किसी लैंग्वेज में बात कर रहा हो तो आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो ये एक तरह का डिस्टॉर्शन है कि लैंग्वेज बैरियर आ गया है। लैंग्वेज जो है ना चेंज है, लैंग्वेज है और एज वगैरह, तो ये डिस्टॉर्शन हैगी। इनकोडर को इनकोडर की बात ही समझ नहीं आ रही, तो ये डिस्टॉर्शन बैरियर आ गया कि लैंग्वेज का बैरियर आ गया। बैकग्राउंड उसका किसी और तरह का है और आपका बैकग्राउंड किसी और तरह का है, आप उसको कोई बात बोल रहे हो और उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या बात कर रही है, उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो ये डिस्टॉर्शन हो गया। ओवरलोडिंग मतलब होता है कि आपने किसी को कोई मैसेज भेजा और वो मैसेज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें कि वो ओवरलोड हो गया रिसीवर को। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उसको, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बात हो गई है, ओवरलोड हो गई है। इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग द रिसीवर मोर इन्फॉर्मेशन देन ही कैन डाइजेस्ट। हमें रिसीवर को इतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो डाइजेस्ट कर ले। व्हेन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू वर्क विद इन एन एक्सेस ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द रेसिपेंट रिसीवर को भी कहते हैं। तो आपको इतनी ही जितनी कैपेसिटी रिसीवर की होगी आप उतनी ही इंफॉर्मेशन दो, तो ज़्यादा बेस्ट है। द रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वरना ओवरलोड हो जाएगी। थर्ड है डिफरेंसेस मतलब कि सोशल डिफरेंस हो सकता है, रेसिकल डिफरेंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंस, और रिसीवर का कोई भी डिफरेंस होता है तो वो एक डिफरेंसेस बैरियर भी कहलाता है, ये डिस्टॉर्शन भी कहलाता है।
डिस्टॉर्शन और डिफरेंसेस भी ये एक ही तरह के हैं, और ये अनफेमिलियर लैंग्वेज भी एक ही तरह का है कि आपको लैंग्वेज में या सोशल डिफरेंस हो या रेसिकल एजुकेशनल डिफरेंस हो, तो वो रिसीवर समझ नहीं पा रहा, तो वो एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा कि हमें बात उसकी समझ ही नहीं आ रही है, तो ये एक तरह का बैरियर है। Lack of sender's credibility. Receivers are keen to receive information. The source of information is credible. If they are unsure about the source credibility, they may lose focus in the message. Credibility अगर नहीं होगी सेंडर्स की, तो वो अपना मैसेज को लॉस कर सकता है। Receiver are keen to receive message information, the source of which is credible. अगर credibility नहीं होगी तो वो मैसेज को लूज़ कर सकता है, फोकस नहीं होगा उसका उसमें, तो credibility लाजमी होनी चाहिए। Unfamiliar language linguistic प्रॉब्लम अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट फेमिलियर विद द सेम लैंग्वेज। अगर सेम लैंग्वेज नहीं होगी, अगर किसी को इंग्लिश आती है, किसी को उर्दू, किसी को इंग्लिश आती है और किसी को इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश में बात करेगा, तो ये एक तरह की लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, अनफेमिलियर लैंग्वेज हो जाएगी। मतलब इसको लैंग्वेज इंग्लिश आती नहीं है तो वो इंग्लिश में बात करेगा, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। इम्प्रॉपर टाइमिंग, इवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन एन अप्रोप्रिएट टाइमिंग। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी हुई तो इन प्रॉपर टाइमिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको रिपोर्ट देनी है अपने मैनेजर को और आप बिना इन अप्रोप्रिएट टाइम पे दोगे, डेडलाइन ख़त्म हो जाए उसके बाद दोगे, तो वो एक तरह का बैरियर हो जाएगा, इन प्रॉपर टाइमिंग बैरियर आ जाएगा। एटीट्यूड डिफरेंस होगा, अगर आपके पास एक आपका मैनेजर जो है बहुत एटीट्यूड में रहता है और अगर आपका एटीट्यूड डिफरेंस होगा तो वो उसमें भी बैरियर आ जाएगा, हम बातचीत करने से कतराएंगे उनसे। डिफरेंसेस एटीट्यूड डिफरेंस पढ़ लेते हैं। Difference in attitude, belief, needs and wants of the sender and receiver may also act as a hurdle in process of communication. अगर आप में भी एटीट्यूड होगा तो कोई और आपसे आके घबराएगा बात करने में, और अगर किसी और में एटीट्यूड होगा तो हम घबराएंगे किसी से बात करने में। Differences between people, differences in social classes, ethnic backgrounds, age, gender, education level and field of interest may also act as a potential obstacle in process of communication. अगर differences होंगे people में, जैसे social classes, क्लास का डिफरेंट होगा, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का डिफरेंस होगा, तो वो एक बैरियर हो जाएगा बैकग्राउंड का, एज का, तो जेंडर का, वो एक डिफरेंसेस हो जाएगा, ये एक बैरियर आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन पीपल, ये एक तरह का डिस्टॉर्शन ही है। बार बार चीज़ें रिपीट की हुई हैं इसमें। तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर्स एंड द रिसीवर, रिलेशन क्या है सेंडर और रिसीवर का? अगर वो मैनेजर और अगर वो ऑनर और एम्प्लॉय है तो वो बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीच में मैनेजर होगा। मैनेजर से बात करेंगे तो ही हम ऑनर से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द relationship dimension between interlocutors. A sender has a mold his message in accordance with the relationship with his target. हम अपने दोस्तों की बातें जो हैं अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टेटस, अगर कोई किसी का स्टेटस अलग अलग हो और वो अपने आप को मगरूर समझे तो हमारा एक बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन में। बॉस और एम्प्लॉय में बैरियर आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी। बॉस एंड एम्प्लॉय में बैरियर आ सकता है,
पेरेंट चाइल्ड में बैरियर आ सकता है। हाँ, अपने दोस्तों की बातें जाके अपने उनसे नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स से नहीं बोलेंगे। तो अब आ गया फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेट कर दो किसी इंफॉर्मेशन को, सेंडर की तरफ से किसी इंटरप्रिटेशन हो गई हो, किसी इंफॉर्मेशन को जानबूझ के बदल दिया हो, तो फिर इसको कहते हैं फिल्टरिंग of information. Manipulating on information by the sender so that it will seem more favorable to the receiver. Filtering of information refers to the sender's deliberate suppression or manipulation of information so that it may be seen in a more favorable perspective by the receiver. Selective perceptions हों, अगर कोई हमें कोई बात बोल रहा है तो हम हमें जिसमें इंटरेस्ट होगा हम सिर्फ वही बात को करेंगे और वरना फिर बाकी सारी बातें भूल जाएंगे, तो उसको सेलेक्टिव परसेप्शंस कहते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम इन विच रिसीवर हियर्स मैसेज बेस्ड ऑन हिज और हर interest, needs, motivation, experience, background and other personal characteristics. डिफेंसिव बैरियर वो होता है कि अगर हमें फर्स्ट करें कि अगर हमें किसी किडनैपर की कॉल आई तो हम उसकी बात को फ़ौरन मान जाते हैं कि हाँ हम ये अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए हम दे देंगे, तो ये हम एक तरह का डिफेंस कर रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि हाँ हम दे देंगे तुम्हें जितने बच्चे चाहिए वो पैसे चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, तो एक तरह का डिफेंस है। हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्स व्हेन रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एज थ्रेटनिंग and deliberately withdraws attention from its receiver. रिसेप्शंस भी बोलते हैं। नॉइज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉइज़ लाजमी तौर पे करना है। Noise is any disturbance which interferes with the transmission and understanding of a message. Noise किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, भले ही वो ट्रांसमिशन मतलब के भेजने में नॉइस आ रही हो या फिर मतलब डिस्टर्बेंस आ रही हो या फिर अंडरस्टैंड करने में मैसेज को डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो वो नॉइस कहलाता है। नॉइस इज़ अ फिनोमिनन विच रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ causes confusion of or affects the clarity of the message being transmitted between the senders and the receiver. नॉइस जो है कम्युनिकेशन को लेस इफ़ेक्टिव बनाती है, क्लियर नहीं होता मैसेज, तो वो रिसीवर और सेंडर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। काइंड्स ऑफ नॉइस। फिज़िकल नॉइज़ क्या होती है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी नॉइज़ आ रही हो, जैसे कि हम बैठे हों, हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन रोड पर जो है शेयर कर रहे हो और वहाँ से ट्रैफिक की नॉइज़ आ रही हो, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, जैसे हम अपने घर में बैठे हों और अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो फ़ैन की नॉइज़ हो सकती है। तो ये जो भी एक्सटर्नल नॉइज़ होगी, जो भी एक्सटर्नल नॉइज़ होगी, उसे फिज़िकल नॉइज़ भी कहा जाता है। फिज़िकल नॉइज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द कन्वीनियंस ऑफ द मैसेज, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमिंग ऑफ एयर कंडीशनर की आवाज़, लाउड प्लेइंग म्यूज़िक, तेज़ म्यूज़िक बाय द